हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 4 अक्टूबर 2023 और आज की जितने भी इंपॉर्टेंट हिंदू न्यूज और एडिटोरियल है उसकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिविल एनालिसिस ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हमारे। सबसे पहले अगर हम देखें कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहला चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रबल विथ नोबल फॉर एमआरएनए कोविड वैक्सीन और यूजिंग एआई, ये दोनों आपके एडिटोरियल सेक्शन है। आज दो ही एडिटोरियल है क्योंकि एक्चुअली में जो आपके नोबल एमआरएनए कोविड वैक्सीन है उनके ऊपर जो नोबल प्राइज दिया जाने वाला है जिनको आपके मेडिसिन में, उनके ऊपर दो आर्टिकल है। तो उसमें से एक आर्टिकल को मैंने कवर किया है और बाकी जो है कुछ मोस्टली पॉलिटिकल एडिटोरियल है। एक आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मैंने इसलिए उसको कैरी नहीं किया। अगला जो है आपके अर्थक्वेक वगैरह जैसे कल आपके आए थे, टॉयलेट डिक्लाइन हो रहे हैं किस तरह से रूरल इंडिया में, तो इस बारे में, और कैंसर से जो कैंसर को एक्सलेट हो रहे हैं उसकी स्क्रीनिंग मेजरमेंट किस तरह से किया जाए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, इसके बारे में बताया। ठीक है, तो इन सबको आज देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूजिंग एआई फॉर ऑडिट टेक्निक। देखिए क्या बताया जा रहा है। जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, ये चेयर कर रहे थे, सुप्रीम ऑडिटर थे इंस्टीट्यूशन जिसके G20 के। इन्होंने वार्न किया कि हमें जो है पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है हमारी एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से रिलेटेड, कि भाई अब ऑडिटिंग पर्पस के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट फाइंडिंग किया गया है। और ये बताया, ये कहीं ना कहीं इंपेसाइज करता है हमारी एथिक्स को, ठीक है, जिसमें हम पूरी तरह से डिपेंडेबल हो गए किस पे ऊपर, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जो यहाँ पे कैग है यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो यहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट जो कंडक्ट करवाए उसको कंपाइल करने का, ऑडिट कंपाइल करने का और उसको परफॉर्म करने का काम जो है किसका होता है, आपके कैग का होता है। जो ऑडिटिंग चैलेंज है जिसमें कि एआई से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपके ट्रांसपेरेंसी इसमें कहीं ना कहीं लैक कर जाती है, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस और बायसनेस को कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाती है। जो एआई से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं एथिकल होती है, हो सकती है, और साथ ही साथ इंक्लूसिव भी हो सकती है। केवल एथिकल एआई जो है वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट, स्केलेबल, ये सब कहीं ना कहीं कैग के ऑडिट में लाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, डाटा को अगर हम बात करें, सेट पूरी तरह से अगर हम लोग सेट करते हैं और उसको गैदर करते हैं समय पर और वो एक्यूरेट हम ही मानते हैं, अवेलेबल भी है और रेलिवेंट भी, तब हमारे लिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो डाटा हमें ठीक तरीके से ही प्रोवाइड ना हो, अगर डाटा में ही कोई फॉल्स हो और उसको एआई के थ्रू हम ऑडिट कराने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। तो डाटा को यहां पूरी तरह से आप टाइमली कलेक्ट करो। एआई रिलेटेड से चीजों को अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करना पड़ेगा, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको डाटा को टाइमली आपको कलेक्ट करने पड़ेगी और अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी, उसकी एक्यूरेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रिटी ऑफ डाटा चाहते हो, वो कभी ऐसा आप चाहते हो तो वो कभी इंश्योर नहीं हो सकता एआई सिस्टम से। ठीक है, तो एआई का ऑडिटर जो है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा विजिलेंट रख पाता है, और लेकिन उसके साथ साथ एआई डाटा की रिस्क जो है वो भी कहीं ना कहीं बायस होने लगते हैं। अगर डाटा हम लोग अनऑथराइज सोर्स से ले, जैसे कि सोशल मीडिया वगैरह से, जहां डाटा को पूरा मैनिपुलेट किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं यहां पे एक्स्ट्रा विजिलेंस देने का काम कर सकता है। ठीक है, अब इंडिया की जरूरत क्या है एआई रेगुलेशन करने की। अगर हम जून में देखें तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने यानी कि यू ने यूआई एक्ट जो है पास किया था, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक्ट को पास किया था। ये इस तरह की पहली इस तरह की एक्ट था जो वर्ल्ड में पास की गई। जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि जो आप जनरेटिव एआई टूल्स का यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंडर ग्रेट रिस्ट्रिक्शन लगाती है और स्क्रूटनाइज करती है। और डेवलपर्स कहीं ना कहीं ये बात बताते हैं कि वो अपनी जो सिस्टम होती है उस
सिस्टम के जो रिव्यूज वगैरह होते हैं या अप्रूवल होती है उसको कहीं ना कहीं सबमिट करना पड़ता है बिफोर रिलीजिंग देम कॉमर्शियल, यानी कोई भी कॉमर्शियल चीजों को रिलीज करने से पहले उनको क्या करना पड़ता है, इसको सबमिट करना पड़ता है। तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं इस चीज से प्रोविट लगा दिए कि आप रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलांस जो सभी पब्लिक सेटिंग के लिए जैसे सोशल स्कोरिंग सिस्टम वगैरह जो है कहीं ना कहीं आप इसको पूरी तरह से रोक लगाने की बात जो है की जा रही है। पार्लियामेंट ऑल्सो प्रोहिबिटेड रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलांस। यहां पे एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं इंश्योर करने की काफी जरूरत है और ये एक चैलेंजिंग कंडीशन बनता है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट से हम डाटा की बहुत सारी चीजों की माइनिंग करते हैं। जो जनरेट होती है कुछ कंटेंट ऐसे जो एआई सिस्टम से जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियली कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट इश्यूज भी वगैरह जो है लेके आती है, वायलेटिंग करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। इन लीगल इंप्लीमेंटेशन को कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना पड़ेगा और इसके कंटेंट के ऑनरशिप को कहीं ना कहीं यहां पे आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्मिडेबल टास्क जो है करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बायसनेस है एक इनहेरेंटेड रिस्क है जो ओरिजिनेट कहां से होती है, ह्यूमन बायस से। ठीक है, यानी कि अगर सपोज कीजिए आपने कोई कंटेंट बनाया और उस कंटेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, किसी और पर्सन ने बी पर्सन ने क्या किया, इसको इंटरनेट पे डाल दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा एक्चुअली इसका नहीं मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा इसका कंटेंट, क्योंकि इसमें जस्ट मॉडिफिकेशन किया गया। जैसे गानों में होता है ना कि आपने थोड़ी सी रिमिक्स बना के उसको गानों को नया कर दिया, तो वही काम। तो ह्यूमन बाइस जो है यहां पे कहीं ना कहीं ऐड होता हुआ दिखता है और जो मशीन लर्निंग जो डाटा सेट करता है वो कौन, मशीन लर्निंग में वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बाइसनेस से ही कहीं ना कहीं जुड़ता है। एलन मस्क भी इस तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और उन्होंने ट्रूथ जीटीपी जैसे नाम का जो है डेवलपिंग करने की भी बात की है, जो मैक्सिमम ट्रूथ दिखाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उनकी जो विजन है वो कहीं ना कहीं हार्मोनियस फ्यूजन रखती है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस के लिए और एथिकल कंसिडरेशन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग होगी इस टाइम पे। अगर हम इसके मल्टीफेसेड अप्रोच की बात करें, यहां पे कहीं ना कहीं हमें बायसनेस को मिटिगेट करने की, यहां रोकने की जरूरत है और सेफ्टी को इंश्योर करने की जरूरत है और एआई मॉडल को एक्यूरेसी पे लाने की जरूरत है। यूके की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम भी ये चाहते हैं यूके कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल होम बने किसका, एआई सेफ्टी रेगुलेशन का। और अब जो है इंडिया के पास भी ये समय आ गया है कि वो यूयू से यानी कि यूरोपियन यूनियन से इस तरह की चीजों को सीखे और वो अब भी अपने पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन में कुछ अप्रोप्रिएट कानून जो है एआई सिस्टम के लिए लेके आए। अब बात करते हैं कैग के सामने चैलेंजेस क्या है। अगर कैग की बात करें तो वो बहुत सारी चैलेंजिंग फेस करते हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। जैसे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रेगुलेशन, डाटा स्टैंडर्डाइजेशन जो है सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। तो क्या क्या है, एआई का जो रेगुलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो मेंटेन करना है डाटा का, वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाता है। जब डाटा अलग अलग गवर्नमेंट एंटिटीज से जो कलेक्ट किया जाता है, सोर्सेस लिया जाता है और उसको मल्टीपल डाइवर्जेंट प्लेटफॉर्म पे स्टोर किया जाता है, तो वहां पे एआई ऑडिटर कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस को फेस करता है। ऑडिट जो है वो बेस होती है किस पे, बड़े डाटा से, जो कि अनऑथराइज्ड सोर्स से कहीं ना कहीं निकल के नहीं आनी चाहिए, इस चीज को भी इंश्योर करना रखना है। डाटा इंटीग्रिटी और क्रॉस इंफ्रिंजमेंट रेफरेंसिंग जो है वो कहीं ना कहीं कम्बरसम होती है। डाटा प्लेटफॉर्म जो सभी एंटिटीज से सिंक्रोनाइज होते हैं और वो किसके थ्रू, गवर्नमेंट की आईटी पॉलिसी के थ्रू। तो कैग के अनुसार एक इंडिया की ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट वन सिस्टम की तरह चलनी चाहिए और जहां पे वेब इनेबल आईटी एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज, ऑफलाइन फंक्शनलिंग या मोबाइल ऐप या इनेबलिंग कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑडिट प्रोसेस, जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत की गई है विथ ओनली वन एक्सेप्शन। इसमें भी एक एक्सेप्शन रखा गया है कि भाई डिफेंस ऑडिट को इसमें बाहर रखा गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का डायमेंशन है। जब ये सिक्योरिटी की बात हो जाती है तो इसकी डिफेंस ऑडिट को कहीं ना कहीं बाहर रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए रॉ का कोई पर्सन है, अब उसकी सैलरी जाननी है, तो उसकी सैलरी थोड़ी ना आप कैग से करवाओगे, भाई ऑडिट इतना हुआ है, ये हुआ है, क्योंकि भाई रॉ का वो एजेंट है, अब लोगों के सामने पब्लिकली
निकल के आएगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, तो प्रॉब्लम सिचुएशन हो जाएगी। अगर हम अभी की बात करें तो ऑडिटर अलग अलग तरह की ऑडिटर्स जो है एडॉप्ट करते हैं और जो भी रेगुलेशन है या आईटी से रिलेटेड फ्रेमवर्क है उसको एडॉप्ट करते हैं और उसकी एडॉप्टेंसी या जो एग्जिस्टेंस है उसको कहीं ना कहीं एडॉप्ट करके उससे रिलेटेड फ्रेमवर्क और रेगुलेशन जो है वो भी ऑडिटर जो है अपने यूज करते हैं। अगर उनकी बात करें लिमिटिंग प्रोसीडिंग है उनके एआई के यूज के लिए। अगर हम नेशनल ऑडिटर इंस्टीट्यूशन की बात करें वहां कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की जरूरत है जिसमें कि सभी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन की बात करें और टेक्सोनोमी की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो कहीं ना कहीं एग्जामिन किया जाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे एडॉप्ट हो कि क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर हम अलग अलग वाइड वेराइटी के एआई सिस्टम को देखें और उनके सॉल्यूशन को देखें तो कहीं ना कहीं इससे भी निकल के आएगा कि हमारे लिए क्या अभी सुटेबल है क्या हमारे लिए सुटेबल नहीं है। ऑडिटर को यहाँ कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट एआई डिजाइन और आर्किटेक्चर की जरूरत होगी जिससे कि वो डिफाइन कर सके ऑडिट्स की ऑब्जेक्टिव्स को, उसके स्कोप्स को, उसके अप्रोच को, उसके क्राइटेरिया को, उसके मेथोडोलॉजी को। यहाँ कहीं ना कहीं हमें ये जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, ऑडिटर की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है जिससे कि जो एआई से रिलेटेड जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में वो कहीं ना कहीं उस एआई फ्रेमवर्क से वो पूरी तरह से फेमिलियर हो। तो यानी कि ऑडिटर की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उस चीज से समझ सके, उसके बारे में जान सके। ठीक है, जैसे कि उसके फ्रेमवर्क हो गए या उसके टूल्स हो गए इन सबके। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑडिटिंग गाइडेंस कहीं ना कहीं पूरी तरह से एब्सेंस रहेंगे तो हमारा ऑडिटर जो है वो कहीं ना कहीं फोकस करेगा किस पे, एथिक्स पे, और यहाँ पे यूज करेगा ऑथेंटिक डाटा सोर्स को जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी ला सके, एड्रेस कर सके लीगल कंसर्न को और साथ ही साथ जो आईटी कंट्रोल की डिफिशियंसी है या गवर्नेंस की डिफिशियंसी है उसको भी देखरेख कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑडिटिंग असाइनमेंट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरत होती है कंसल्टिंग करने की अलग अलग डाटा साइंटिस्ट के साथ, डाटा इंजीनियर के साथ, डाटा आर्किटेक्चर प्रोग्राम के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आउटसोर्सिंग है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से जिसका, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप गवर्नमेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन उठा रहे हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो, ऑडिटर यहाँ बैठा है, तो यानी कि आप जो है किसी डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, आप थर्ड पार्टी द्वारा उसको कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या चीज बताया गया, यहाँ पे इन चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की जरूरत है और एआई रिलेटेड डोमेन रिस्क जो है जैसे कि बड़े डाटा, बड़े मशीन लर्निंग वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, इनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है और हमें यहाँ पे इश्यूज वगैरह को कहीं ना कहीं कंप्लायंस करने की जरूरत है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम कर रहा है कि ऑडिटिंग फ्रेमवर्क को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सकता है। इनमें इंक्लूड है जैसे कोविड फ्रेमवर्क, COBIT कोविड फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि एआई ऑडिट के लिए होती है। यूएस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ऑफिस फ्रेमवर्क में जैसे कॉस्को ERM फ्रेमवर्क, ठीक है। यूके की इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर जो है पब्लिश कर चुकी है ड्राफ्ट को कि वो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क की गाइडेंस को लेके आएंगे। डाटा प्रोटेक्शन इंपैक्टमेंट असेसमेंट लीगली जरूरत है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एआई सिस्टम का यूज करता है तो वो प्रोसेस कर सकता है पर्सनल डाटा को जिससे कि उसकी जो पोटेंशियल रिस्क है वो अवॉइड हो सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑडिटर कहीं ना कहीं ये जरूर इंश्योर करते हैं कि पर्सनल डाटा जो है वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो और वो कहीं ना कहीं इस चीज की सिक्योरिटी की गारंटी भी दे सके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है द ट्रबल विथ अ नोवेल फॉर mRNA कोविड वैक्सीन। देखिए वैक्सीन अगर हम कोविड-19 के टाइम पे देखें तो काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अगर वैक्सीन को आप रेस्ट्रिक्शन कर दो किन पुअर कंट्रीज के लिए तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। अगर आप वैक्सीन को हाई रेट में बेचो किनको, जो लोग पुअर है उनको, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इन्हीं चीजों पे यहाँ पे डिस्कस भी किया है। जब 2023 के नोबेल प्राइज जो कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन को जो दिया गया वो अवॉर्डेड किया गया किसको, कैटलिन कैरिको और ड्रू वेस्नर को, जिसने डेवलप किया था mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी को, जो कि आज के टाइम पे वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोविड-19 के प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है निभा रहा है।
जो इनको प्राइज है उनकी बेनिफिट, यानी कि सभी ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए इनको कहीं ना कहीं जो पुरस्कार है वो उससे नवाजा गया है। लेकिन अभी अगर हम बात करें, if we have sticker about holding scientific accomplishments to this standard, the subset of mRNA vaccine used during COVID-19 pandemic may not be met yet। यानी कि अगर हम इनकी बात करें कि सभी मैनकाइंड के लिए इन्होंने बेनिफिट के लिए बनाया था, तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखवाना कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे ठीक नहीं है, क्योंकि सभी को ये मेडिसिन मिला हो ऐसा जरूरी नहीं है। एमआरएनए वैक्सीन यूज किया गया है, लेकिन क्या वो जो स्टैंडर्ड है, जो साइंटिफिक कंप्लीसमेंट का स्टैंडर्ड है, क्या वो अभी मीट कर पाए? ऐसा बता रहे हैं ऑथर, ये अभी तक मीट नहीं कर पाए। डॉक्टर कैरोको और डॉक्टर वेसमन यहाँ और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो कहने के डिजर्व करते हैं इस प्राइज के लिए, बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट अकम्प्लिशमेंट दिया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद, उनकी जीत के बाद भी अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि वर्ल्ड के जिसमें साइंटिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं फॉर ऑल मैनकाइंड के लिए, सुले रियली मीन, ठीक है। उनको काम करना चाहिए पूरे मैनकाइंड के लिए, ना कि अपने मतलब के लिए। जैसे डॉक्टर कैरिको और डॉक्टर वेसिमन जो है वो शुरुआत किए थे वर्किंग टुगेदर ऑन एमआरएनए प्लेटफॉर्म एट यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया लेट 1990s में। जो यूनिवर्सिटी है उनको लाइसेंस दिया था कि इस पेटेंट टू एमआरएनए राइबोथेरेप्यूटिक, और साथ ही सब लाइसेंस दिया था कि सेल स्क्रिप्ट के लिए, जिसमें सब लाइसेंस जो है उनको मॉडर्ना और बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें 75 मिलियन जो है हर एक को दिए गए थे। डॉक्टर कैरिको ने ज्वाइन किया था बायोटेक को एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2013 में। जो कंपनी एनलिस्टेड थी फाइजर के लिए, जो डेवलप कर रही थी एमआरएनए वैक्सीन, किसके लिए? कोविड-19 के, जो 2002 में शुरुआत हुई। अगर हम बात करें एट एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक फंड, क्या बताया जा रहा है? अगर हम बहुत सारी नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे देखी जाती है कहीं कि नई ड्रग को कहीं अंडरपिन किया गया, लाया गया, और वैक्सीन को के एक्सपेंसेस को जो गवर्नमेंट फंड या पब्लिक फंड द्वारा खर्च किए गए, ठीक है। ये जो पार्ट था ड्रग डेवलपमेंट का, वो कहीं कि बहुत ज्यादा रिस्की था और प्रोटेक्टेड था। जब साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई बायोमोलिकुलर टारगेट जो है, जो बायोमोलिकुलर टारगेट का पोटेंशियल जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें ड्रग जो है एक्ट करता है एज ए ऑर्डर टू मैनेज ए पर्टिकुलरली डिजीज को, तो वहां पे फॉलो किया गया कि आइडेंटिफाई करो सुटेबल केमिकल कैंडिडेट, यानी कि उस केमिकल को आइडेंटिफाई करो जो आपके कैंडिडेट के लिए सुटेबल हो, और जो इसका कॉस्ट और टाइम एस्टिमेट हो जाता है इसके फेज के लिए कहने कि 1 बिलियन से 2.5 बिलियन तक पहुंच जाता है, और टाइम भी सेवरल डिकेज तक पहुंच जाती है। कंपनी कहीं ना कहीं सब्सिक्वेंटली कमोडिटीज और कॉमर्शियल के तौर पे काम करती है, एंटिटीज के तौर पे काम करती है। रैंकिंग इन मिलियन इन प्रॉफिट के वजह से उनकी रैंकिंग जो है मिलियंस पे पहुंचती है। रैंकिंग इन मिलियंस इन प्रॉफिट, जो उनकी रैंकिंग की वजह से उनकी जो प्रॉफिट है वो मिलियंस पे पहुंच जाती है, ठीक है। और टिपिकली एट एक्सपेंस अगर देखे जाए सेम पीपल की, जो हुज टैक्सेस फंडेड द फंडामेंटल रिसर्च में। देयर आर समथिंग टू बी सेड फॉर दिस मॉडल ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन डेवलपमेंट, particularly innovation, it foster and eventually competition, lower price, but cannot deny double spend। क्या बताया जा रहा है? देखिए, अगर एक्सपेंसेस वही पर्सन सेम पीपल, जो सेम पीपल है वो अगर एक्सपेंसेस करे, जो टैक्स फंडेड कर रहा है अपने ही रिसर्च के लिए, टैक्स भी फंड कर रहा है और वही एक्सपेंस भी कर रहा है, ठीक है, तो वो किसकी चीजों को बढ़ाता है? कहीं ना कहीं मिलियन रुपए खर्च कर रहा है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो ये कहना सही होगा कि जो मॉडल है ड्रग्स का और वैक्सीन डेवलपमेंट का, पर्टिकुलरली फॉर इनोवेशन के लिए हम फोस्टर करते हैं और इवेंचुअली कंपटीशन करते हैं, किससे? जो लोअर प्राइस होती है। यानी कि एक इंसान जो वैक्सीन बना रहा है और वो प्रॉफिट तो कमा रहा है और उसकी जो रैंकिंग है वो भी ऊपर है, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में फंडेड भी कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, मतलब वहां पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, और वो जो कॉम्पीट कर रहा है किसके साथ? लोअरिंग प्राइस पे। यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि वो इस चीज को बना ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोअर प्राइस से रिलेटेड जो है कंपटीशन पे अभी भी है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि ये डबल स्टैंड है। इट इम्पोज ऑन
कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये जो है इम्पोज किस पे लगाया जा रहा है? कंज्यूमर पे लगाया जा रहा है, क्योंकि कंज्यूमर इसके लिए फंडेड कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसके लिए फंड कर रही है, और आप जो है वैक्सीन बना रहे हो, और आप अगर वैक्सीन बना रहे हो तो लोअर प्राइस में क्यों नहीं दे रहे इसको? एंड जो प्रॉफिट सीकिंग एटीट्यूड्स होती है वो कहीं ना कहीं कंपनी की ना कि डेवलप करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने इस प्रोडक्ट के द्वारा। अगर एक बार मॉडर्ना और फाइजर जो है प्रोड्यूसिंग करती है एमआरएनए कोविड वैक्सीन 19 को, तो दे वेयर ऑल्सो मेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। यानी कि जब मॉडर्न और फाइजर जब स्टार्टिंग हुए थे प्रोड्यूसन करना, तो सबसे पहले वो कहाँ दिए थे? नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में ही तो दिए थे, उन्होंने अपने लिए ही तो स्टॉक कर लिए थे। तो इनके जो यूज है वो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज के लिए थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगोशिएशन के बाद, बहुत नेगोशिएशन के बाद शायद प्राइस को थोड़ी सी क्या किया गया, कम किया गया। अगर कोवैक्स की बात करें, जब प्रोग्राम इंश्योर किया गया था किसके लिए? पुअरर कंट्री के लिए, जो डिड नॉट विक्टिम्स ऑफ देयर सब परचेसिंग पावर, क्योंकि उनके पास यार इतनी परचेसिंग पावर तो है ही नहीं, और सफिशिएंट स्टॉक जो है एमआरए की वैक्सीन की है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी टारगेट से ही काफी दूर चले जाते हैं। इंडिया, रसिया, चाइना, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डोसेस को कहीं ना कहीं अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया था, जिससे कि बीसेट बाय कंसर्न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड ओवर एस्टिमेट, यानी कि उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो कितना मैन्युफैक्चर, कितने ये चीज कर रहे हैं। इंडिया के केस में देखा जाए ओवर क्वालिटी इन रसिया एंड चाइना, इंडिया के केस में देखा जाए जो उसकी क्वालिटी थी वो रसिया और चाइना से काफी अच्छी थी। और फिर भी यहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री ने कहीं ना कहीं लाखों वैक्सीन डोसेस को फेंक दिया, क्योंकि वो उनकी जो डेट थी वो एक्सपायर हो गई थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज ने कि यहाँ पे कंट्रियों से आग्रह किया कि वो इस एक्सपायर्ड डोज को भी यूज कर सकते हैं, बट जो लोगों की कम्युनिटी थी वो एंगेजमेंट कहीं ना कहीं रिस्क रही थी, जो अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में एब्सेंट है। कोर्बावैक्स की बात करें, कोर्बीवैक्स एक काउंटर एग्जाम्पल है डॉक्टर कैरिको, जो कि उसके बाद कोर्बीवैक्स बनाया गया। रिसर्चर्स एट बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, हस्टन एंड टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल केयर ऑफ वैक्सीन डेवलप दिस प्रोटेक्शन सब यूनिट वैक्सीन, इसकी सब यूनिट बनी और लाइसेंस इट टू इंडियन बायोलॉजिकल फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अभी तक अगर इसकी बात की जाए तो इसको पेटेंट दे डिड नॉट पेटेंट, उन्होंने इसको अभी तक पेटेंट नहीं किया है। और इन फरवरी 2022 में टेक्सास पॉलिटिकल लीजा फ्लेचर ने ये लिखा, लेटर नॉमिनेटेड जो वैक्सीन डेवलपर थे नोबेल प्राइज के लिए, उनके लिए, कि वर्क टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट लो कॉस्ट वैक्सीन टू पीपल वर्ल्ड विदाउट पेटेंट लिमिटेशन, यानी कि हमें जो अपनी वैक्सीन है उसको डेवलप करनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लो कॉस्ट कोविड वैक्सीन के रूप में, जिससे कि इससे जो है सारे लोगों को फायदा मिल सके। केन्या के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड नेशन, मार्शियन किमिनी, उन्होंने भी ये बताया, यूनाइटेड नेशन में जो मार्शियन किमिनी थे उन्होंने भी ये बताया कि प्रोवाइडिंग श्योरली नीडेड एथिकल एंड साइंटिफिक लीडरशिप, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एथिकल और साइंटिफिक लीडरशिप के साथ हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ बताया है कि आप कोविड वैक्सीन तो बना रहे हो, लेकिन क्या कोविड वैक्सीन उसको सस्ते दाम पे मिल रही हो? ये तो नहीं कि आप होर्डिंग करके अपने पास ही सारा जमाखोरी कर ले रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है 4 अर्थक्वेक इन नेपाल। जैसे कि आपको पता है कल के डेट में अर्थक्वेक जो है वो आया था, तो उसमें दिल्ली एनसीआर और नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने ये इंफॉर्मेशन दी कि जो अर्थक्वेक है वो चार बार आए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड 6.2 जो है वो रहा था, और इसका जो केंद्र रहा था, एपिसेंटर जो रहा था वो नेपाल रहा था। ठीक है, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, जब दो प्लेट, अब यहां पे अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, यहां पे बनाते हैं, चलिए।
अब यहाँ पे हमारे क्या है, हिमालय, इन एरिया में क्या है, हिमालय। अब हिमालय जो बना है फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये किससे बना है, आपके दो प्लेट से, टू प्लेट से मिलके बना है, एक यूरेशियन प्लेट और एक गोंडवाना प्लेट। ठीक है, जब ये प्लेट यहां से गुजरती है और यहां से आती है तो एक प्लेट क्या होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या होती है, सबमर्ज कर जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सबमर्ज कर जाती है, मतलब अंदर चली जाती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऊपर रहती है। ठीक है, तो उसके कारण से क्या होती है, इनके बीच में जो है प्लेट्स जो है आपस में टकराते हैं, चाहे वो ऐसे देख लो, आपको मैंने यहाँ पे GIF के तौर पे भी दिखाया, जिससे कि प्लेट जो है एक दूसरे से जब टकराती है तो उसके कारण से क्या होता है, उनके बीच में जो है एनर्जी जो है रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो है उस पॉइंट तक आती है, फिर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के थ्रू ट्रेवल होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, इनके हमारे जो भारत में भूकंप वगैरह जो है वो आता है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है फॉल्ट बना रही है, कॉन्टिनेंटल, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक फील्ड फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, इस तरह की जो फॉल्ट है वो कहीं ना कहीं बनती है, जिसके कारण से भूकंप जो है हमारे यहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टॉयलेट यूज डिक्लाइन इन रूरल इंडिया सिंस 2018-19 वर्ल्ड बैंक के पेपर के हिसाब से क्या दिया जाए, जो डिपार्टमेंटल वर्किंग पेपर है वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें यह बताया गया जो प्रोग्रेसिव हमने लिए थे कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के लिए, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपनी ब्रेथ टेकिंग जो है, मतलब जो हमने एकदम से देखा था हायर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और जो इसकी शुरुआत हमने 2014-15 में की थी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड देखा जा रहा है, जो रेगुलर टॉयलेट यूज है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है फ्रॉम 2018-19 से। जो लार्जेस्ट ड्रॉप है वो किसमें देखा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में देखा जा रहा है। ये पाया जा रहा है कि जो ये कंसर्न है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि वो प्रैक्टिस कर रही है कि ओपन डेफिकेशन किसी तरह से ना हो, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू ना हो इंडिया में, तो इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज के बारे में बताया सब, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ये लॉन्च किया गया था 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसको एक्सीलरेट करती है जिससे कि वो यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज और अपनी जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इसके सैनिटेशन पे रख सके। मिशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल वाइड कैंपेन के द्वारा, जन आंदोलन के द्वारा किया गया, जिसका एम है कि आप पूरी तरह से ओपन डिफिकेशन जो है रूरल एरिया में खत्म कीजिए। स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 स्टार्ट किया गया, जिसमें रूरल सैनिटेशन को कवरेज किया गया कंट्री में, और टाइम रखा गया कि लॉन्च करेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 अक्टूबर कब 2014 में, और इसकी जो रिपोर्ट है 38.7% जो है रिपोर्टेड किया गया रूरल सैनिटेशन का जो कवरेज है। अगर बात की जाए, मोर देन 10 करोड़ जो इंडिविजुअल टॉयलेट्स है उसको बनाए गए इसके लॉन्च के साथ ही, और इसमें रूरल एरिया में यानी कि सभी स्टेट के रूरल एरिया में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि यहाँ डिक्लेयर किया गया कि आप 2019 तक ओपन डेफिकेशन फ्री जो है हो जाओगे, होने की बात की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में फेज 2 में क्या किया गया, यहाँ पे एम्फेसाइज किया सस्टेनेबल अचीवमेंट को, जिसमें जो फेज 1 में चल रहा था, और यहाँ पे एडिक्वेट फैसिलिटी जैसे कि सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को रूरल एरिया से खत्म करने की बात की गई, और इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक जो है मिशन मोड में चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए 1,40,881 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात करें तो कौन कौन से एरिया में काम कर रहा है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर और सीसीएल स्लज मैनेजमेंट, इन एरिया में ये काम कर रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ICMR प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट कैंसर स्क्रीनिंग मेजर्स ट्रीटमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए क्या बताया जाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में कहने की एबल है जो कि पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं कैंसर स्क्रीनिंग को, अगर उसको ठीक तरीके से वहां इंप्लीमेंट, उनके नॉर्म्स को अगर ठीक तरीके से वहां पे चला पाए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस चीज को इंप्लीमेंटेशन करना, कि रिसर्च को एक्सेलरेट करना, स्क्रीनिंग करना और पहले ही डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना कहीं ना कहीं जरूरी है, जिससे कि हम लोग कैंसर की जो बीमारी है उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। यहाँ काउंसिल ने यह बताया कि यहाँ सिग्निफिकेंस बात बताई कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ जो चैलेंजिंग बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं रोकना है, और
जो करंट रैंक है इंडिया की कैंसर की, जो थर्ड रैंक में आता है कैंसर में इंसिडेंट में, चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद। यहाँ पे ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्शन ये बताती है कि इंडिया जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सब्सटेंशियल 57.5% जो इंक्रीज है कैंसर कॉज का, वो कब तक 2020 और 40 के बीच में देखेगा। अगर लॉन्ग रन की बात की है, जो काउंसिल है वो कहीं ना कहीं इंप्रूविंग करेंगे अपनी कवरेज को, क्वालिटी ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग को, जिससे कि एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो एक्सेप्ट कर सके और वैलिडिटी मेथड के साथ यूज कर सके। इसका जो प्लान है कि वो इंगेज करना कि नॉन स्पेशलिस्ट जो फिजिशियंस है, जैसे अदर हेल्थ केयर है वर्कर है, उनके सपोर्ट लेना और यहाँ कैंसर की स्क्रीनिंग को सही तरीके से मापदंड करना। काउंसिल ने यहाँ इंश्योर किया है कि वो जो टेस्ट पॉजिटिव है उसको कहीं ना कहीं लिंक करेंगे फैसिलिटीज के साथ, जिससे कि वो अर्ली डायग्नोसिस कर सके और उसको ट्रीटमेंट कर सके। यहाँ लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी तरह से रहना चाहिए। देखिए ये चीज जो है आप इसको एथिक्स में भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एथिकल कंसर्न बन जाता है जब आप किसी इंसान को कम्युनिटी को किसी बड़े प्रॉब्लम का पार्ट बनाते हो, तो उसको अगर आप इंक्लूड करते हो तो एथिकल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर बात की जाए रिसर्च जो है वो इंडिकेट करता है कि आप किस तरह से फ्रंट लाइन वर्कर को काम कर रहे हो, जैसे आशा वगैरह की, इनका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रमोटिंग करने में, होम बेस्ड कंडक्टिंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ बताया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल। ट्रियो विंस नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर फाइंडिंग वे ऑफ सी इलेक्ट्रॉन। देखिए फ्रांस की पेरी एगोस्टिनी, हंगरी ऑस्ट्रेलियन की फेरेंस क्रॉस और फ्रेंच स्वीडिश की एनी ह्यूलियर ने यहाँ पे नोबेल प्राइज जीता है किस पे, फिजिक्स में। ठीक है, इनका जो रिसर्च था वो किस पे था, यूजिंग अल्ट्रा क्विक लाइट फेस इनेबल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर था। इनकी जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करता है कि पल्सेस मेजर्स किया जाए एटोसेकंड में। एटोसेक्स में एक यूनिट है जो कि 100 शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटा है। एटोसेकंड क्या है, एक यूनिट है जो बहुत छोटा है, टाइम के हिसाब से बहुत छोटा है। ठीक है, जो कि बहुत सारे मेनी ऑफ 1 सेकेंड्स आर देयर इन सेकेंड हैज बीन सेकेंड सिंस यूनिवर्सल बर्थ ओवर 13 बिलियन ईयर। जब से ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है 13 बिलियन ईयर एगो से पहले, उसमें जो एक सेकंड जो है उसमें भी बहुत सारे सेकंड्स कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं। जो लॉरेस्ट है उन्होंने रिसर्च को कहीं ना कहीं पॉसिबल बनाया कि वो एग्जामिन कर सके, मूव कर सके और चेंजेस कर सके रैपिडली। दे आर प्रीवियसली इम्पॉसिबल, जो पहले से इम्पॉसिबल था, जैसे फॉलो विथ पोटेंशियल एप्लीकेशन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डायग्नोस्टिक में। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मेडिकल डायग्नोस्टिक में, इसमें हेल्पफुल किए हैं। जो रॉयल स्टूडेंट्स एकेडमिक ऑफ साइंस है उन्होंने कहीं ना कहीं लाइकन किया है कि प्रोसेस को कि किस तरीके से फ्लैपिंग विंग जो है, किस तरीके से जो फ्लैपिंग विंग्स जैसे हमिंग बर्ड्स वो अपनी आंखों को धीरे धीरे करते हुए उसको ब्लर कर देता है, ब्लर फ्रॉम दी ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के लिए वो ब्लर कर देता है। लेकिन वो होता कैसे है, बिल्कुल स्लो होता है। उसको एग्जामिन कैसे करेंगे, हाई स्पीड फोटोग्राफी से। तो इस चीज के बारे में बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए एल ह्यूलियर की, तो वो 5th वुमेन है इस तरह की अवार्डेड को पाने वाली फिजिक्स में। 1909 से जब से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है तब से, ठीक है, 1901 से जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से ये नोबेल प्राइज जो है 5th वुमेन है जो इस तरह की प्राइज जो है पाई है। ये आप देख सकते हैं इनके फोटोज को। ठीक है, एट्रोफिजिक्स की, एट्रोसेकेंड फिजिक्स प्रोवाइड साइंटिफिक विद एबिलिटी टू लुक एट मिनट्स पार्टिकल एट शॉर्टेस्ट टाइम स्केल में। एंड एट्रोसेकेंड इज 1 बिलियंथ। अब सपोज कीजिए 1 बिलियंथ यानी कि 1 में कितने ही जीरो लगेंगे बिलियंथ में। ठीक है, नैनो सेकेंड में ये ट्रेवल करता है। जो नोबेल लॉरेट से डेवलप किए हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट को, जिससे कि अल्ट्रा फास्ट लेजर पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस कर सके, जिससे हम ये इसका यूज जो है वर्ल्ड को समझने के लिए, इसकी रियल मिनट स्केल को समझने के लिए और इसके एप्लीकेशन को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी दी हुई है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।